चलिए ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने मशीन को की एनालॉजी देखी थी। ये जो छोटा वाला मशीन, जो डमी मशीन हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, उसको हम इस बड़े वाले, ये छोटा वाला जो मशीन पढ़ते आ रहे थे, इसको बड़े मशीन, एक्चुअल मशीन के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। हमने देखा कि इसमें पूरा का पूरा फील्ड सिस्टम, यहाँ छोटे वाले मशीन में जो हमने पढ़ा था, नॉर्थ और साउथ पोल, फील्ड वाइंडिंग, ये सारे के सारे जो है हमारे स्टेटर पे थे। और यहाँ भी हमने देखा कि ये सारे पोल्स जो हैं, वो पोल्स, हमारा पूरा का पूरा फील्ड सिस्टम जो है वो स्टेटर पे बना हुआ है, इस बड़े मशीन के आउटर सिस्टम पे बना हुआ है, जिसको कि हम स्टेटर बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं या योक भी बोलते हैं कई बार। तो फील्ड सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले फील्ड सिस्टम में हम कह सकते हैं कि ये पोल्स हैं, ये पोल्स हैं। पूरा का पूरा फील्ड सिस्टम कहाँ लगा हुआ है, तो स्टेटर पे लगा हुआ है। फील्ड सिस्टम के एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या है, पहले तो फील्ड सिस्टम का रोल क्या है, तो फील्ड सिस्टम का रोल है मशीन में कांस्टेंट फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। तो मशीन में जो कांस्टेंट फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है उसको फील्ड सिस्टम बोलते हैं। पूरा का पूरा फील्ड सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटर पे लगा रहता है, जिसको हम योक या फ्रेम भी बोलते हैं। अब फील्ड सिस्टम में क्या क्या आ गए, तो पोल्स आ गए। अब पोल में भी दो चीजें आ गई, एक तो पोल का मेन बॉडी आ गया जिसको हम पोल कोर बोलते हैं, और एक पोल का मुंह आ गया जिसको हम पोल कोर, जिसको पोल शू बोलते हैं। तो पोल में भी दो पार्ट हो गए, वन इज पोल कोर जो कि पोल का मेन बॉडी है जिसपे वाइंडिंग लगी होती है, और दूसरा हो गया पोल का फेस जिसको कि हम पोल शू बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद पोल कोर पे क्या लगा होता है, तो पोल कोर पे पूरा का पूरा ये फील्ड वाइंडिंग लगा होता है। फील्ड वाइंडिंग जो है वो पूरा का पूरा पोल कोर पे लगा होता है। फील्ड वाइंडिंग का क्या रोल है, तो फील्ड वाइंडिंग का रोल है मेनली इस इसको पोल बनाना, मतलब इसको एक फील्ड करंट प्रोवाइड की जाती है। किससे प्रोवाइड की जाती है, तो इसको एक्साइटर से आगे कनेक्ट किया जाता है, एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है जो इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। ये एक्साइटर जो है, प्लस माइनस इसका सिंबल दे रहा हूँ, ये एक बैटरी है। इससे जब आप इस फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे तो इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा, उसको एक फील्ड करंट देगा और उसको एक्साइट करेगा। और फील्ड वाइंडिंग के एक्साइट होने के कारण ये सारे जो है वो पोल्स बन जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे। तो ये हो गया बेसिकली फील्ड सिस्टम में आप सारी चीजें समझ गए। उसमें फील्ड वाइंडिंग आ जाएगा, फील्ड वाइंडिंग का क्या रोल है, पोल कोर का क्या रोल है, उस पे वाइंडिंग, जो वाइंडिंग होती है वो वुंड किस पे की जाती है, तो पोल कोर पे की जाती है। पोल शू का क्या रोल है, तो पोल शू जो है वो फील्ड वाइंडिंग को एक तो मैकेनिकली सपोर्ट करता है, कैसे, उसको बाहर नहीं आने देता, और इलेक्ट्रिकली कैसे सपोर्ट करता है, तो यहाँ एयर गैप में कांस्टेंट फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं इसका फेस ज्यादा होता है, तो उसको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करता है ये पोल शू जो है। अच्छा, अब और क्या क्या हमने डिस्कस किया था, तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा फील्ड सिस्टम। अच्छा, बाहर वाला हमारा स्टेटर क्या कर रहा था, जिसको हम फ्रेम कहते हैं, वो क्या कर रहा था, मशीन को प्रोटेक्ट कर रहा था डस्ट से, मॉइस्चर से। कहीं ना कहीं इस फ्लक्स को एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि नॉर्थ से साउथ में जो फ्लक्स जाएगा वो मशीन के इस कोर से या मशीन के इस स्टेटर से या मशीन के इस आउटर फ्रेम से हो के ही अपना पाथ कंप्लीट करेगा। तो एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना फ्लक्स को। उसके बाद और क्या क्या रोल है, वो आपको भी डैमेजेस से बचाता है। अगर बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, कोई कवर नहीं हो, तो आपको भी उससे खतरा हो सकता है। मशीन के रोटेटिंग पार्ट से आपको भी डैमेज हो सकता है। आपका बॉडी पार्ट अगर उसमें कोई टच कर जाए या कुछ भी हो जाए तो उसमें हजार्ड्स हो सकते हैं, आपको खतरा हो सकता है उस चीज से, तो आपको भी प्रोटेक्ट करता है। तो कई रोल है, प्रोटेक्ट, covers the machine from dust, moisture, provides mechanical strength to the machine, provides a low reluctance path to the magnetic flux, and protects from damages, human को भी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। उस पे क्या है, पूरे के पूरा स्टेटर पे क्या होता है, तो पूरा का पूरा फील्ड सिस्टम होता है। फील्ड में क्या होता है, तो उसी को हम योक या फ्रेम बोलते हैं। स्टेटर को किस चीज का बना होता है, तो मेड ऑफ हाई परमिएबल फैब्रिकेटेड स्टील। हाई परमिएबल मटेरियल का क्यों बना होता है, क्योंकि इसको फ्लक्स को एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना होता है। अगर इसकी परमिएबिलिटी कम होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा लीक करने लगेगा, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो लॉसेज मशीन में बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके, तो एक ये हो गया। दूसरा, अब फील्ड सिस्टम में क्या क्या हो गया, तो फील्ड सिस्टम में फील्ड वाइंडिंग हो गया, जिसका काम है कांस्टेंट फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड करना। उसको सप्लाई कौन करता है फील्ड वाइंडिंग को, तो सप्लाई करता है एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है, तो एक्साइटर एक डीसी सप्लाई होता है जो कि फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। उसके बाद हो गया पोल। पोल में दो पार्ट हो गए, पोल कोर हो गया, पोल शू हो गया। ये दो चीजें आपने देख ली पहले भी। अब हम आते हैं, ये इस पूरे सिस्टम पे आ गए, बाहर वाला फील्ड सिस्टम देख लिया। अब हम भीतर वाले सिस्टम पे आते हैं। ये जो भीतर वाला सिस्टम आपको दिखता है समवेयर, उसको हम क्या कहते हैं, रोटर पे जो वाइंडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, जो रोटर वाला सिस्टम है। बाहर तो फील्ड सिस्टम है, आर्मेचर कहाँ लगा हुआ है, आर्मेचर वाइंड। आर्मेचर वाइंड।
हाँ, ये आर्मेचर वाला जो सिस्टम है, ये आर्मेचर सिस्टम पूरा का पूरा रोटर पे लगा हुआ है। यहाँ भी आप देख रहे थे कि आर्मेचर वाइंडिंग जो था वो कहाँ पे लगा हुआ था, वो आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस मशीन में भी जो पूरा आर्मेचर सिस्टम है हमारा, वो आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमारा रोटर पे लगा हुआ है। तो अब हम देखेंगे फील्ड सिस्टम के बाद, ये सारे कंपोनेंट फील्ड सिस्टम के हमने देख लिए कि फील्ड सिस्टम क्या है, उसका क्या रोल है, कहाँ लगा होता है। तो उसी तरीके से आर्मेचर सिस्टम, जैसे फील्ड सिस्टम पूरा का पूरा स्टेटर पे लगा होता है, आउटर सरफेस पे लगा होता है, जिसको हम योक बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं या स्टेटर बोलते हैं, उसी तरीके से पूरा का पूरा आर्मेचर सिस्टम जो है वो रोटर पे लगा होता है। तो अब आर्मेचर सिस्टम कैसे बनता है, आर्मेचर में क्या वाइंडिंग्स होती है, कैसे होती है, वो हम जरा देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आर्मेचर में दो पैरेलल पाथ है। अगर मैं बोलूं कि आर्मेचर में ये आर्मेचर जाके किससे कनेक्ट होता है, तो इस स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होता है। और स्प्लिट रिंग किससे कनेक्ट होता है, ब्रशेस से कनेक्ट होता है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर ये बताइए कि इन ब्रशेस के बीच ये आर्मेचर कितने पाथ प्रोवाइड कर रहा है करंट को, कितने पैरेलल पाथ प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ करंट को, इसको देने के लिए, सप्लाई देने के लिए एक प्लस माइनस सप्लाई दे रहा हूँ, और पूछूं कि इस दोनों ब्रशेस के बीच में, ये एक ब्रश है और ये एक ब्रश है, इन दोनों ब्रशेस के बीच में ये आर्मेचर सिस्टम जो है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है, वो कितने पाथ प्रोवाइड कर रहा है करंट को? तो दो पाथ। दो पाथ। दो ऑफ पाथ। कोर्स, एक ये जाने के लिए ए बी और एक आने के लिए सी डी, यही दो पाथ ही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि दो पैरेलल पाथ प्रोवाइड कर रहा है, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये आर्मेचर सिस्टम जो है, ये आर्मेचर वाइंडिंग जो है, ये दोनों ब्रशेस के बीच में दो पाथ प्रोवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं दोनों पाथ एक दूसरे के पैरेलल है, करंट को दो पाथ प्रोवाइड कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो आपको स्लॉट बने दिख रहे हैं, प्लीज म्यूट रखें। ये जो स्लॉट आपको दिख रहे हैं, ये रोटर पे जो आपको स्लॉट बने दिख, किस लिए बनाए हैं स्लॉट, क्या रोल है इन स्लॉट्स का? ये जो खांचे बने हुए हैं, जगह छोड़ा गया है सर्कुलर, ये किस लिए बना हुआ, क्या काम है इसका बेसिकली? ये होल सब क्यों छोड़े गए आर्मेचर यहाँ पे? वाइंडिंग के आर्मेचर हाँ, वाइंडिंग है ना ये यहाँ तो। पे वाइंडिंग उसमें लगेगी, वाइंडिंग को लगाने के लिए, हाँ आप कह सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग उसी में लगी होती है। तो ये जो स्लॉट्स लगे हैं, वो बेसिकली इसलिए लगाए गए हैं कि उसमें वाइंडिंग्स लगाई जा सके। अच्छा, अब वाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या, देखिए यहाँ पे, ये आपको रोटर है, रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होता है। बाहर का मैंने फील्ड सिस्टम दिखा दिया है, वो फील्ड सिस्टम तो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हम देख चुके थे, पिछले स्लाइड पे पूरा हमने फील्ड सिस्टम ही देखा था। तो अगले पार्ट में मैंने फील्ड सिस्टम को हटा दिया है, सिर्फ उसको पोल पोल को दिखा दिया है कि ये सारे पोल हैं, ज्यादा उसमें नहीं गए हैं भीतर। अब इसमें हमें देखना है आर्मेचर सिस्टम को। तो आर्मेचर सिस्टम में जो रेड के डॉट डॉट बने हुए हैं, वो क्या है? अब कंडक्टर्स है। अब बेसिकली क्या होता है, देखिए, ये जो डॉट डॉट बना होता है ना, ये ऐसे ऐसे सर्कुलर डॉट्स जो बना होता है, ये सर्कुलर होल है। इस होल में कंडक्टर डाले जाते हैं और सारे कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके वाइंडिंग क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम देखते हैं कि कितने तरह का वाइंडिंग होता है। ये सारे होल है, डॉट जो है वो होल है, जिसमें हम कंडक्टर्स प्लेस करते हैं। तो देखिए, ये दो स्लॉट है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं स्लॉट्स। ये देखिए लिखा हुआ स्लॉट्स, आर्मेचर कंडक्टर इन स्लॉट्स। तो इनका मतलब होता है स्लॉट्स। ये सब जो डॉट है वो बेसिकली स्लॉट्स है, जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, डालते हैं, उसमें जगह है उसको डालने के लिए। तो इन स्लॉट्स में सपोज कीजिए, मैंने कहा कि ये दो स्लॉट के एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कि इसमें से एक ये वाला स्लॉट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और एक ये वाला स्लॉट ले लीजिए। ये दो स्लॉट मैंने ले लिया। दो स्लॉट में अब मुझे वाइंडिंग बनानी है, तो दो स्लॉट में, इस स्लॉट में मैंने एक कंडक्टर डाला और इस स्लॉट में मैंने एक कंडक्टर डाला, दो कंडक्टर डाल दिए। अब इस दोनों कंडक्टर को नॉर्मली जो बुक में कनेक्शन दिखाया जाता है, वो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। कंडक्टर नंबर एक स्लॉट ये हो गया, एक स्लॉट ये हो गया, जो ये दोनों स्लॉट हमने लिया था। एक स्लॉट में कंडक्टर वन यहाँ डाल दिया, दूसरे स्लॉट में कंडक्टर टू डाल दिया। ये वाला जो हो गया कंडक्टर वन, ये वाला जो हो गया, वो एक कंडक्टर इस स्लॉट में डाल दिया और एक कंडक्टर इस स्लॉट में डाल दिया। अगर इन दोनों कंडक्टर को हम आपस में कनेक्ट कर दें इस तरीके से, ये कनेक्शन दिखा रहा है, ये कनेक्शन दिखाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एंड कनेक्शन। तो इस दोनों कंडक्टर को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें, कनेक्शन दिखाने का ये तरीका है, जो आपको एरो दिख रहा है, ये नथिंग बट ये दोनों दिखा रहा है कि दोनों कंडक्टर जो है आपस में कनेक्ट किए गए। तो जब दोनों कंडक्टर को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल टर्न क्वाइल। क्या बोलते हैं? जब दो कंडक्टर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? क्वाइल बनाते हैं। अच्छा,
अगर इस स्लॉट में अगर एक से ज्यादा कंडक्टर प्लेस कर दिए जाए, अगर इसमें एक से ज्यादा कंडक्टर प्लेस कर दिए जाए, हो सकता है इसमें एक से ज्यादा किए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी किए जा सकते हैं, 4 भी किए जा सकते हैं। तो अगर एक एक कंडक्टर दोनों में प्लेस है तो हम उसको बोलते हैं सिंगल टर्न कॉइल। अगर एक से ज्यादा कंडक्टर उसमें प्लेस्ड है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल। कॉइल है, नॉर्मली क्या होता है, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वाइंडिंग का क्या है, वाइंडिंग किससे बनता है, तो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंडक्टर। दो कंडक्टर को मिलके क्या बनता है, दो कंडक्टर को मिला के क्या बनता है, कॉइल, कॉइल बनता है। सिंगल टर्न और कॉइल जो होता है, हाँ कॉइल जो होता है वो सिंगल टर्न कॉइल भी हो सकता है। अगर दोनों स्लॉट में दो से ज्यादा कंडक्टर अगर प्लेस कर दिए जाए तो मल्टी टर्न कॉइल भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल हम मल्टी टर्न कॉइल पे नहीं जाते हैं, सिंगल टर्न कॉइल पे ही रखते हैं, चीजों को सिंपल रखते हैं। तो सबसे पहले स्लॉट्स में हमने क्या डाले, कंडक्टर। कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करके हमने क्या बनाया, कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करके क्या बनाया हमने, क्या बनाया, कॉइल। कॉइल। तो अब मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि इस स्लॉट का एक कंडक्टर लिया मैंने और इस स्लॉट का एक कंडक्टर है, इस दोनों को मिला के एक कॉइल मैंने बना लिया, ये वाला बना लिया। यस सर। अब उसी तरीके से सिमिलरली इस स्लॉट का एक कंडक्टर लेंगे, इस स्लॉट का एक कंडक्टर लेंगे, उसको भी आपस में कनेक्ट करके एक कॉइल और बना लेंगे। अच्छा, फिर इस स्लॉट का एक कंडक्टर लेंगे, इस स्लॉट का एक कंडक्टर लेंगे, उसको भी आके आपस में मिला के एक कॉइल और बना लेंगे इस तरीके से। अच्छा, फिर इस स्लॉट का एक कंडक्टर लेंगे, इस स्लॉट का एक कंडक्टर लेंगे, उसको भी आपस में मिला के एक कॉइल और बना लेंगे। फिर इसका कंडक्टर लेंगे, इसका कंडक्टर लेंगे, इसको भी आपस में मिला के एक कॉइल बना लेंगे। इसका मतलब ऐसे हमने बहुत सारे कॉइल बना लिए। इसका एक कॉइल ये बन गया, 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 कई कॉइल बन गए। जब कई कॉइल्स को आप आपस में मिलाते हैं तो व्हाट वी हैव इज कॉल्ड वाइंडिंग। उसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे कॉइल्स को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वाइंडिंग। वाइंडिंग। इसका मतलब है अब मुझे बताइए आप लोग कि वाइंडिंग का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, कॉइल, सबसे बेसिक कंडक्टर। सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कंडक्टर, कंडक्टर, जो स्लॉट्स में हम डालते हैं। कंडक्टर को आपस में मिला के क्या बनाते हैं, कंडक्टर को आपस में मिला के क्या बनाते हैं, कॉइल। और बहुत सारे कॉइल को, जैसे इस कॉइल को, इस कॉइल को, इस कॉइल को, दो कंडक्टर को मिला के एक कॉइल बनता है। वो सिंगल टर्न हो सकता है, मल्टी टर्न हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। और दो या दो से ज्यादा कॉइल्स को आपस में मिला के क्या बनता है, वाइंडिंग बनता है। तो अब इसका मतलब है, हाँ इसका मतलब है कि जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो ये कंडक्टर ही है। कंडक्टर को मिला के हमने कॉइल बनाया और बहुत सारे कॉइल्स को आपस में मिला के हमने वाइंडिंग बनाया। अब मुझे बताइए कि ये जो कॉइल है, बेसिकली हम डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, एसी मशीन की बात कर रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जरा कोई बताएगा। डीसी मोटर की बात कर रहे थे हम। डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, मोटर जनरेटर दोनों एक ही चीज है, वो केवल कंस्ट्रक्शन वाइज तो दोनों एक ही चीज है। अब ये जो मशीन है, एक बात बताओ, ये जनरेटर है कि मोटर है, कंस्ट्रक्शन देख के नहीं बता सकते। ये एक डीसी ईएमसी मशीन है। ये जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है, क्योंकि जनरेटर और मोटर के कंस्ट्रक्शन में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, कैसे जाने हो कि डीसी मशीन है, मुझे बताओ थोड़ा, कैसे पता चला कि डीसी मशीन, कम्यूटेटर, राइट, कम्यूटेटर। ओनली वन थिंग दैट लेट यू नो ये मशीन का नेचर क्या है, ये कम्यूटेटर। क्योंकि ऑलवेज मशीन कोई भी हो, देखो पहले भी देखो, मशीन कोई भी होता है, लाइक ये कोई भी मशीन है, ये जनरेटर है, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, वो ऑलवेज अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। उसको हम डीसी किसके हेल्प से बनाते हैं, उसको डीसी हेल्प किसके हेल्प से बनाते हैं, कम्यूटेटर की हेल्प से। तो कम्यूटेटर ही, लेकिन एक बात बताओ, ये एक डीसी जनरेटर है, बट इसमें प्रोड्यूस क्या हो रहा था, यहाँ जो कॉइल में जनरेट हो रहा था वो क्या हो रहा था, इन कॉइल्स अल्टरनेटिंग। कहीं ना कहीं आप देखिए कि एबी और सीडी में डायरेक्शन करंट का बदल रहा है, लेकिन एक कम्यूटेटर अपने स्विचिंग एक्शन से उस करंट को कांस्टेंट रखा। तो कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अदरवाइज जनरेट जो होता है ऑलवेज एसी ही होता है, जनरेट कभी डीसी नहीं होता है। तो कोई भी जो आपको डीसी मशीन नजर आ रहा है वो बेसिकली डीसी है मशीन है नहीं, वो है तो एसी मशीन, लेकिन कम्यूटेटर एक स्विच लगा के आपने उसको डीसी बना लिया। तो कम्यूटेटर देख के ही आप कह सकते हैं कि वो एसी मशीन है कि डीसी मशीन। देखिए यहाँ कम्यूटेटर लगा है, बस यही एक इंडिकेशन है, ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स लगे हैं केवल यही एक इंडिकेशन है कि भैया ये डीसी मशीन है। इस कम्यूटेटर को हटा के इस स्प्लिट रिंग के जगह आप स्लिप रिंग लगा दीजिए तो एसी मशीन हो, ऑफ कोर्स। तो यही एक इंडिकेटर है।
तो बेसिकली एक डीसी ईएमसी मशीन है, जनरेटर या मोटर है वो तो उसके इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का ऑपरेशन लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब अब हम आर्मेचर सिस्टम पे थे। आर्मेचर सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वाइंडिंग होता है हमारा, वाइंडिंग का सबसे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हम स्लॉट्स में कंडक्टर डालते हैं, कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करके हम कॉइल बनाते हैं और बहुत सारे कॉइल्स को आपस में हम मर्ज करके वाइंडिंग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वाइंडिंग का जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कंडक्टर होता है। तो दैट इज वन थिंग। अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए कि ये तो डीसी मशीन है, चाहे वो जनरेटर हो मोटर हो, दैट इज अनदर थिंग, है तो डीसी मशीन। डीसी में कोई इंडक्टेंस वगैरह होता है कुछ ऐसा? कॉइल का कोई मतलब है? इंडक्टेंस वगैरह होने का कोई मतलब है डीसी में? इंडक्टेंस, बैक ईएमएफ? डीसी में तो फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। यस सर, उसमें नहीं होता है। अगर फ्लक्स Yes, कांस्टेंट रहेगा तो इंडक्टेंस या बैक ईएमएफ, जब फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो बैक ईएमएफ कहां से आएगा, है ना? तो डीसी के केस में डीसी जो होता है वो बेसिकली प्योरली रेसिस्टिव नेचर पे काम करता है। हाँ, ट्रांजिएंट रिस्पांस में उसमें इंडक्टेंस आ सकता है, माइक्रो सेकंड में ट्रांजिएंट रिस्पांस जो होता है उसमें आ सकता है, बट स्टेडी स्टेट रिस्पांस की अगर हम बात करें, ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात नहीं करें, अगर हम फोर्स्ड रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस की अगर बात करें उसकी, तो ऑफ कोर्स वो रेसिस्टिव ही होता है। डीसी में इंडक्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हाँ ट्रांजिएंट केस को छोड़ के। ट्रांजिएंट में तो इंडक्टेंस होता है बट स्टेडी स्टेट में उसमें नहीं होता है। तो अगर डीसी जो है, ये सारे वाइंडिंग जो है, अगर मैं कहूं कि सारे क्वाइल्स जो है वो रेसिस्टिव है कि इंडक्टिव है, क्या है डीसी के केस में? क्वाइल्स को आप इंडक्टिव मानिएगा कि रेसिस्टिव मानिएगा, क्या मानिएगा? उसमें तो दोनों ही होता है ना। होता है, लेकिन डीसी के केस में क्या मानिएगा? स्टेडी स्टेट केस में क्या मानिएगा? डीसी में तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं ना, बैक ईएमएफ जनरेट होगा नहीं, तो इंडक्टेंस का तो कोई रोल रह नहीं गया ना, वो तो स्टेट वाइज बिहेव करेगा ना। स्टेडी स्टेट में, ट्रांजिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में डीसी में तो इंडक्टेंस का कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लक्स चेंज होगा नहीं, बैक ईएमएफ आएगा नहीं, इंडक्टेंस का कोई वजूद ही नहीं होगा। तो बेसिकली क्वाइल किस तरीके से बिहेव करेगा, इंडक्टर की तरह या रेसिस्टर की तरह, ये जानना रेजिस्टर सर। ये बताइए कि अगर दो या दो से ज्यादा अगर रेसिस्टर है, मतलब क्वाइल का मतलब रेसिस्टर, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकली, इस क्वाइल को इलेक्ट्रिकली दिखाने की कोशिश करूं तो किसे दिखाऊं? रेसिस्टर से दिखाऊं, इंडक्टर से दिखाऊं, किससे दिखाऊं? रेजिस्टर से। दिखाऊं। बस मुझे इतना ही जानना था। ठीक है, रेसिस्टर से दिखाता हूं। अब मुझे बताइए कि इन स्लॉट्स में पहले तो मैंने दो कंडक्टर डाल के क्वाइल बनाया, ऐसे ऐसे कई स्लॉट्स में दो दो कंडक्टर को मिला के मैंने कई क्वाइल्स बना लिए, और सारे क्वाइल्स होते हैं रेसिस्टिव। तो अगर सारे क्वाइल को अगर आपस में कनेक्ट करना है, मतलब सारे क्वाइल का मतलब कई रेसिस्टर्स को अगर आपस में कनेक्ट करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर 5-6 क्वाइल है, मतलब 5-6 रेसिस्टेंसेज है, सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो क्या पॉसिबल, कैसे, किन अरेंजमेंट में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं? 3 होता तो स्टार डेल्टा होता, लेकिन अगर इसमें जरूरी थोड़ी 3 है, 30 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। सीरीज में या पैरेलल में कर सकते हैं। सीरीज में या पैरेलल में। इसका मतलब क्वाइल्स को, हाँ सारे क्वाइल्स को या तो आप सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा या पैरेलल में। अब वही पूछना था मुझे। ठीक है, तो केस 1 में लेते हैं। अगर सारे क्वाइल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। जैसे कि देखिए, पहला क्वाइल मैंने ले लिया, क्वाइल 1, दो कंडक्टर को मिलाया दो स्लॉट में और एक क्वाइल बना लिया। फिर दो कंडक्टर को मिलाया एक क्वाइल में, दूसरा क्वाइल बना लिया। फिर दो कंडक्टर को मिलाया तीसरे स्लॉट में, तीसरा क्वाइल बना लिया। फिर दो कंडक्टर को मिलाया, चौथा क्वाइल। ऐसे मेनी नंबर ऑफ क्वाइल्स मैंने बना लिया। अब सारे क्वाइल चूंकि नेचर में रेसिस्टिव है, और इतने सारे क्वाइल्स को अगर आपको कनेक्ट करना है तो या तो सीरीज में कीजिएगा या पैरेलल में कीजिएगा। तो अगर मेरा कहना है कि सारे क्वाइल्स को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? जो वाइंडिंग बनता है, सारे क्वाइल को मिलाइएगा तो वाइंडिंग बनेगा ना। तो क्वाइल को कितने तरीके से मिला सकते हैं आपस में, कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? या तो सीरीज में कीजिएगा या फिर पैरेलल में। पैरेलल में कीजिएगा। तो अगर आप क्वाइल्स को सीरीज में कनेक्ट करके वाइंडिंग बनाते हैं तो उस वाइंडिंग को हम कहते हैं सीरीज वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सीरीज में कनेक्ट कीजिए तो सीरीज वाइंडिंग का नाम से क्या है? वेव क्यों कहते हैं? वेव क्यों कहते हैं कि वेव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो वो इसलिए सीरीज से मिलता जुलता है, वो कंटिन्यूअस होता है सीरीज की तरह, इसलिए हम उसको वेव भी देते हैं नाम, उसी के कारण देते हैं, और कोई इतना बड़ा बात नहीं है उसके पीछे। तो अगर हम सारे क्वाइल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो वाइंडिंग डेवलप होता है, तो वाइंडिंग डेवलप बाय interconnecting the coils in series
2 or more coils in series, the resulting winding is called wave winding और सीरीज वाइंडिंग। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि हर एक वाइंडिंग के पैरेलल अगर आप देखिए तो हर एक वाइंडिंग कितना पाथ दे रहा है, पैरेलल पाथ दे रहा है करंट को। हालांकि ये एक इन डेप्थ स्टोरी है, बट ऊपर ऊपर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, इससे आपका बहुत लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर देता हूं कि अगर मैं बोलूं कि हर एक वाइंडिंग जो है वो कितना पैरेलल पाथ प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ब्रशेस के बीच जैसे जैसे यहां ब्रशेस के बीच कितने पाथ प्रोवाइड हो रहे हैं करंट को? 2 हो रहे हैं सर यहाँ पर। वो हो रहा है। दिख रहा होगा सबको, 2 देगा, एक एबी के टर्म में, एक सीडी के टर्म में। तो अगर मैं कहूं कि ऐसे ऐसे कई वाइंडिंग को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो बसेस के इस ब्रशेस के बीच जो पैरेलल पाथ है वो ऑलवेज हर कॉइल के लिए कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। मतलब नंबर ऑफ, ये ध्यान रखिए, आपको इससे मतलब है, ये कैसे होगा ये आपको वैसे दिखेगा नहीं, ये मैंने आपको एक मतलब रफ फिगर दिखाने की कोशिश की है। सीरीज वाइंडिंग में तो दिख भी जाएगा, पैरेलल वाइंडिंग में सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वो आपको नहीं दिखेगा। सीरीज वाइंडिंग में तो सीरीज में है, पहला कॉइल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो दिख गया। लेकिन पैरेलल वाइंडिंग में क्या होता है, सब एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रहे होते हैं तो आपको नहीं दिख सकता है। तो सीरीज वाला तो आपको दिख गया, इसलिए आप समझ गया कि इसमें नंबर पैरेलल पार्ट 2 हुआ। पैरेलल वाला आपको विजुअलाइज नहीं होगा और आपको उसमें इन डेप्थ जाना भी नहीं है, मैं सीधा रिजल्ट पे आ जाऊंगा कि उसमें क्या होता है। तो सीरीज वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिटवीन द बसेज कितना होगा? कितना होगा ऑलवेज? कितना होगा? अगर सीरीज वाइंडिंग होगा, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। तो अगर मैं पूछूं कि सीरीज वाइंडिंग में या वेव वाइंडिंग में ए की वैल्यू कितनी होती है ऑलवेज, तो क्या जवाब दीजिएगा? 2। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं? 2 होंगे। अब इसी चीज को पैरेलल वाइंडिंग में देखते हैं। अगर आप सारे क्वाइल्स को अगर आप सीरीज के बजाय पैरेलल में करें, दो ही तो कॉन्फ़िगरेशन है, या तो सीरीज में करेंगे नहीं तो पैरेलल में करेंगे। ये देखिए सीरीज में, पहले केस में हमने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में आप देख ही रहे होंगे कि कॉइल 1 का जो राइट था वो कॉइल 2 के लेफ्ट से जुड़ा है, कॉइल 2 का जो राइट था कॉइल 3 के लेफ्ट से जुड़ा है, कॉइल 3 का जो राइट था कॉइल 4 के लेफ्ट से जुड़ा है, फिर कॉइल 4 का जो राइट होगा कॉइल 5 के लेफ्ट। ऐसे करके कनेक्शन जुड़ता चला जाएगा, आपस में सारे कॉइल्स जुड़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर हम इन्हीं कॉइल्स को पैरेलल कनेक्ट कर दें तो पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे इनको? सीरीज में तो सर R सारे को L से लेफ्ट कनेक्ट, को एक साइड में और आर को एक से कनेक्ट कर देंगे। राइट, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए कि इनके तो आपस में एंड्स जो है वो जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं इसको पैरेलल कनेक्ट करना चाहूं तो देखिए ये वाला, देखिए एल को मैंने ये वाला लाइन लिया, एल को मैंने इसको जंप कराया है, ये कनेक्टेड नहीं है। एल को दूसरे कॉइल के किससे कनेक्ट किया है? एल से कनेक्ट किया। फिर आगे लेके चला, इस आर को जंप कराया मैंने, फिर उसको किससे कनेक्ट किया? एल से कनेक्ट किया। फिर इस आर को जंप कराया है मैंने, फिर उसको एल से कनेक्ट किया। तो सारे कॉइल के, चारों कॉइल के एल आपस में कनेक्ट हो गए, लेफ्ट साइड आपस में एक जगह मर्ज हो गए। यस सर। फिर देखिए राइट को, देखिए ध्यान दीजिएगा, बस ऐसे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, बहुत क्लियर नहीं दिखेगा। देखिए इसका कॉइल 4 का राइट से लेके चला, कॉइल 3 के राइट में उसको ऐड किया, कॉइल 3 के राइट से चला, कॉइल 2 के राइट में ऐड किया, कॉइल 2 के राइट से ऐड चला और कॉइल 1 के राइट में उसको ऐड किया। तो अगर इन सारे वाइंडिंग्स को, इन सारे कॉइल्स को अगर उसका लेफ्ट एंड एक साइड पे रखें, एक जगह मर्ज कर दें, और राइट एंड को एक जगह मर्ज कर दें, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम कहेंगे पैरेलल वाइंडिंग। अच्छा, इसका एक और नाम होता है लैप वाइंडिंग। अब लैप क्यों कहते हैं? जैसे सपोज कि 10 कुर्सियां लगी, मैं कहूं कि 10 कुर्सी को एक दूसरे के लैप में रख दो, एक दूसरे के गोद में रख दो, तो जो अरेंजमेंट आपको बनेगा, जो स्टैकिंग होगी वो पैरेलल होगी, सीरीज होगी? जब एक दूसरे के लैप में रखिएगा तो पैरेलल। इसीलिए पैरेलल वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है? लैप वाइंडिंग। आप कुर्सी का एग्जांपल लेके देख सकते हैं। 10 कुर्सियां आपने एक दूसरे के अगल बगल में रख दी है तो सीरीज में, बट उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा लैप में एक दूसरे के, तो पैरेलल हो जाएगा। स्टैकिंग कर दीजिएगा उसको तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स, तो अगर आप सारे कॉइल्स का लेफ्ट साइड, मतलब एक साइड एक जगह पे ग्रुप कर दें और दूसरा साइड लाइक राइट साइड दूसरी जगह पे ग्रुप कर दें, द अरेंजमेंट वी ऑब्जर्व इज कॉल्ड पैरेलल वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग।
और लैप और पैरेलल वाइंडिंग में ए की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो ऑलवेज पी के बराबर होती है। वो नंबर जैसे इसमें ए की वैल्यू 2 के बराबर होती है, ये इसमें आपको दिखेगा नहीं मशीन के क्रॉस सेक्शन में, तो इसमें ए की वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर होती है, ये आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करना है। इसमें ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होता है, जो दोनों ब्रशेस के बीच पैरेलल पाथ बनते हैं वो किसके बराबर होगा, वो भी 2 के बराबर होगा। वो ऑलवेज नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इसके पहले वाला मशीन लेता हूं मैं, ये कितना पोल मशीन है, इसमें पी की वैल्यू कितनी है, 4। अरे 4 है दोस्त, नॉर्थ साउथ 4, ये 4 पोल मशीन है। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि अगर ये एक सीरीज कनेक्टेड मशीन है, इसमें जो आर्मेचर सिस्टम है वो सीरीज कनेक्टेड है या वेव है, सीरीज और वेव एक ही चीज होता है, सीरीज वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको न्यूमेरिकल में देखूं तो इस मशीन के लिए ए कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अगर मैं कहूं कि ये जो मशीन है ईएमएसी मशीन जो है इसके आर्मेचर वाइंडिंग लैप कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 बराबर होगी, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगी और वो 4 के बराबर होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में, इसको इस्तेमाल करेंगे हम न्यूमेरिकल के केस में कि ए जो है 2 है। कोई रिलेशन है सर नंबर ऑफ पोल और उसमें जो कैसे हमने निकाला? बिल्कुल नंबर ऑफ वो रिलेशन है, वो पूरा डिराइव किया हुआ रिजल्ट है। है ठीक है सर, ये पूरा नहीं जाना थर्ड सेमेस्टर में इस चीज को पढ़ना, हाँ रिलेशन है बिल्कुल, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, रिलेशन है पूरा प्रॉपर रिलेशन है, इस चीज को डिराइव किया भी गया है और इस चीज को क्रॉस सेक्शनली भी मुश्किल से वो ऐसे एक न्यू कमर इसको नहीं देख सकता, लेकिन जो मशीन में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उनको ये चीज दिखता है वो चीज, बट ऐसा नहीं कि मैं किसी को नया नया पढ़ा रहा हूँ उसको दिख जाएगा, वो नहीं दिखेगा। जो बहुत टाइम से मशीन के साथ डील कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई एपी के बराबर है, वो दिखता है। बट हाँ वो दिखे ना दिखे इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया गया है, बट वो डेरिवेशन आपका पार्ट नहीं है इसलिए उसमें नहीं जाते हैं। बट आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अगर सीरीज वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा, ये तो दिख जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये कितना होगा 2 होगा। और अगर वो वेव वाइंडिंग है या लैप वाइंडिंग है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, पी के बराबर होगी। डन, क्लियर है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, मैं एक ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करवा देता हूं आपको और उसके बाद खत्म करता हूं, मैं आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा। एक ईएमएफ इक्वेशन बस ये डिराइव करा देता हूं, ये ईएमएफ टॉर्क इक्वेशन बाद में करवा दूंगा, ईएमएफ इक्वेशन करा देता हूं। जनरेटर में जो प्रोड्यूस होता है, जनरेटर में आप इनपुट क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल। आउटपुट क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, यस जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहे हैं। तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जनरेटर में ईएमएफ, अच्छा मोटर में भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके रोटेशन से, उसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ, एग्जैक्टली। जो जनरेटर में मेन ईएमएफ है वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, ये बताओ, जो करंट हमने दिया, नहीं जो रोटेट कराया, रोटेशन प्लस अच्छा मोटर में जो बैक ईएमएफ था वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ था, जो हमने अप्लाई करा करंट, अप्लाई करंट के कारण से अल्टीमेटली उसमें टॉर्क लगा और टॉर्क लगने के कारण वो रोटेट हुआ। दोनों ही जो ईएमएफ है वो किस कारण प्रोड्यूस हुए, दोनों ही ईएमएफ किस कारण रोटेट होने का। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, देखिए फर्क क्या है दोनों में, दोनों का नेचर सेम है, दोनों ईएमएफ रोटेशन के कारण प्रोड्यूस हुए हैं, बट एक केस में जनरेटर के केस में उस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए आपने मैकेनिकल एनर्जी दी थी, ठीक है, और मोटर के केस में वही ईएमएफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई देने के कारण प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रिकल दिया तो उसमें करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पर टॉर्क लगा तो घूमा तो उसमें ईएमएफ जनरेट हुआ। तो फर्क कहां आया, ईएमएफ तो दोनों में रोटेशन के कारण ही जनरेट हुआ, लेकिन फर्क कहां आया, जनरेटर में वही ईएमएफ आप प्राइम मूवर से उसको रोटेट करा के जनरेट किए, और मोटर में वही ईएमएफ आप जब उसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिए तो उसमें करंट आ गया तो उस पर टॉर्क लगने लगा तो घूमने लगा, और जब घूमने लगा तो उसमें फिर ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसको आप बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जनरेटर में मेन ईएमएफ जो ईएमएफ जनरेट होता है, मोटर का बैक ईएमएफ बाय नेचर तो सेम है, दोनों रोटेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन रोटेशन का कारण दोनों में अलग अलग है।
एक में मैकेनिकल एनर्जी है और दूसरे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर को आप इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हैं? बट नेचर दोनों का सेम है, दोनों रोटेट होने के कारण ही जनरेट हो रहा है, बट रोटेशन का कारण अलग अलग है। जनरेटर के केस में वो मैकेनिकल एनर्जी था और मोटर के केस में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, वो कारण बस अलग अलग है, बाकी नेचर तो सेम। इसका मतलब जो अब हम डिराइव करने जा रहे हैं, ध्यान से आप जो बताइएगा वही मैं करूंगा आगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वही यूटिलाइज होगा यहाँ, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। तो अगर मैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन की बात करूं तो ये ईएमएफ जनरेटर का मेन ईएमएफ होगा और मोटर का कौन सा ईएमएफ होगा? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ। दोनों के लिए एक ही बात होता है, एक ही डेरिवेशन होता है, क्योंकि नेचर उस ईएमएफ का एक ही होता है, रोटेशन के कारण जनरेट होता है। अब चलिए मैं मानता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास एक पी पोल मशीन है। जो मशीन है उसमें नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 2 पी है। यहाँ तो 2 है, मैं पी मान लेता हूँ, हो सकता है 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जो भी है मुझे नहीं मालूम। मैंने मान लिया नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? पी, डेरिवेशन में तो मैंने पी मान लिया। अच्छा, एक पोल जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो कितना करता है? 5, मतलब 5 फ्लक्स पर पोल, मतलब हर एक पोल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? P5 टोटल। हर एक पोल जो है कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? 5 फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो अगर पी पोल है तो टोटल कितने फ्लक्स हो जाएंगे? टोटल फ्लक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? P5 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स होगा P5, लेकिन 5 जो है वो फ्लक्स पर पोल है, हर एक पोल 5 फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो पी पोल मिलके P5 फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। चलिए यहां समझ। अच्छा, जेड मैं ले लेता हूं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं। सुनिए, मैं हर एक स्लॉट में जो कंडक्टर रखे गए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। यस सर। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है जेड। इनकी संख्या कितनी है? जेड। मैं मान लेता हूं कि जेड है। इसको एक टर्मिनोलॉजी से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, यूनिवर्सली मशीन में यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो मैं जेड मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। इन्हीं कंडक्टर को आपस में मिलकर क्वाइल बना है और कई सारे क्वाइल्स को आपस में मिला के वाइंडिंग बनी है, चाहे वो वेव वाइंडिंग होगी और चाहे वो लैप वाइंडिंग होगी, मतलब सीरीज में कनेक्शन होगा चाहे पैरेलल में कनेक्शन होगा, वो बात की बात है, देखेंगे। इन है स्पीड ऑफ आरपीएम जिससे ये घूम रहा है। ये रोटर जिस स्पीड से घूम रहा है, जनरेटर के केस में प्राइम मूवर इसको घुमा रहा होगा, और मोटर के केस में जो हम उसको सप्लाई देते हैं करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके कारण उस पर टॉर्क लग रहा होगा, उसके कारण वो घूम रहा होगा। वो कारण अलग अलग हो सकते हैं, मशीन के नेचर पे डिपेंड करता है। तो एन है स्पीड ऑफ आरपीएम, मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है। और ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जो कि 2 होता है किसके लिए? वेव या सीरीज वाइंडिंग के लिए, और पी होता है किसके लिए? लैप या वाइंडिंग। अब मैं करता हूं, अब मैं चल रहा हूं कि भाई इसमें ये जब वाइंडिंग रोटेट करेगा तो इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। अगर इस जनरेटर की तरह रोटेट करेगा तो मेन ईएमएफ कितना आएगा, और मोटर में जब हम इसको सप्लाई देंगे, यहाँ पे करंट देंगे और इसमें करंट आएगा और टॉर्क लगेगा, यहाँ करंट आएगा और ये टॉर्क लगेगा, घूमने लगेगा, और तब इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो जनरेटर के केस में मेन ईएमएफ और मोटर के केस में बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे देखना है। सारे पैरामीटर मैंने ले लिए। अब मुझे बताइए कि 1 रोटेशन में टोटल फ्लक्स कितना अवेलेबल है हमारे पास? पूरा फ्लक्स कितना अवेलेबल है? तो P5, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। अच्छा, एक टर्न को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? अगर हमने आरपीएम लिया है n आरपीएम, n रोटेशन पर मिनट, n रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? n रेवोल्यूशन में अगर आपको 60 सेकेंड लगता है, अगर मैं कर रहा हूं n रेवोल्यूशन में आपको 60 सेकेंड लगता है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना सेकेंड लगेगा? 60/n। अच्छा, इसी को अगर रिवर्स कर दे तो अगर मैं कहूं कि रेवोल्यूशन मेड पर सेकेंड, यूनिट टाइम में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, मुझे अगर ये जानना है कि यूनिट टाइम में कितना रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर n आरपीएम है, इसका मतलब है n रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में n रोटेशन। तो अगर मैं कहूं ये 60 सेकेंड में n रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन? मतलब n/60। ये आपको सबको क्लियर है? मतलब n/60 रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि उसमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस कंडक्टर में, अगर मैं इस कंडक्टर का एग्जांपल ले लेता हूं, इसको फ्लक्स कितना अवेलेबल है, कितना माना है हमने? मान लेता हूं P पोल है और हर एक पोल 5 फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो इस जो आर्मेचर को है, जो टोटल फ्लक्स अवेलेबल है वो P5 अवेलेबल है।
मैं मानता हूं कि इस आर्मेचर को जो रोटर रोटेट करा रहा है, जो इसको प्राइम मूवर रोटेट करा रहा है जनरेटर के केस में या मोटर के केस में, टॉर्क लगने के कारण जिस रफ्तार से घूम रहा है, वो जो रफ्तार है, वो जो स्पीड है, वो है कितना हमने लिया है, वो हमने लिया है n rpm। मतलब n rpm का मतलब है n रोटेशन पर मिनट। मतलब कि 60 सेकंड में वो n रोटेशन पूरा कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना रोटेशन पूरा करेगा? n/60 रोटेशन पूरा करेगा। यूनिट टाइम में कितना रोटेशन पूरा करेगा? n/60। तो अब मुझे बताइए कि ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यस सर। मतलब ईएमएफ क्या होता है? Yes, sir. फ्लक्स चेंज इन यूनिट टाइम, ये होता है ना, फ्लक्स चेंज इन यूनिट टाइम। d5/dt। तो फ्लक्स से हमारा टोटल है p5 और यूनिट टाइम हमारा कितना है? एक रोटेशन में जो हमारा यूनिट टाइम लगता है वो कितना है? 60/n। And 60/n। तो जब हम इसको 60/n से डिवाइड करेंगे, अगर टाइम वन रेवोल्यूशन में हमारा अगर 60/n सेकेंड लग रहा है, तो जब हम इसको 60/n से डिवाइड करेंगे तो हमारा ईएमएफ कितना आ जाएगा? NP5/60। हमारा क्या? हमारा ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब फ्लक्स किस रफ्तार से चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स कट इन यूनिट टाइम, फ्लक्स कट इन यूनिट टाइम। तो टोटल फ्लक्स हमारा p5 है और यूनिट टाइम क्या है हमारे पास? अगर हमारा रेवोल्यूशन हो रहा है, n रेवोल्यूशन करने में 60 सेकंड लग रहा है, तो एक रेवोल्यूशन करने में ऑफ कोर्स 60/n सेकंड लग रहा है। तो यूनिट टाइम हमारा क्या है? एक रेवोल्यूशन करने में हमारा जो टाइम है वो 60/n है। तो हमने टोटल फ्लक्स को यूनिट टाइम से डिवाइड कर दिया, तो 60/n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया NP5/60। अच्छा, अब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये बताइए कि ये पर कंडक्टर प्रोड्यूस हुआ है या अगर इसमें n नंबर ऑफ कंडक्टर, इसमें टोटल z कंडक्टर थे, सब में प्रोड्यूस हुआ है? मतलब टोटल ये अमाउंट ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ या हर एक कंडक्टर में इतना इतना प्रोड्यूस हुआ है? सर हर एक कंडक्टर में प्रोड्यूस हुआ है। सर per सब हर में। एक कंडक्टर में इतना इतना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो ये एक कंडक्टर का ईएमएफ, ये तो जेड कंडक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? Z से multiply करके Z से multiply। अब मुझे एक चीज बताइए। हाँ, ठीक है, वो तो अभी बात पूरी नहीं हुई है मेरी। तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो पर कंडक्टर प्रोड्यूस हुआ, हर एक कंडक्टर में जितने कंडक्टर लगे थे उतने में ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। मतलब एक कंडक्टर में ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, चाहे ऐसे 10 लगे हों चाहे 20 लगे हों, हर एक में इतना इतना। ईच कंडक्टर हैज द ईएमएफ वैल्यू NP5/60। ये क्लियर है। क्योंकि हमारा टोटल फ्लक्स है p5 और यूनिट टाइम जो हमारा है, अगर NP/rpm लेते हैं तो यूनिट टाइम जो है हमारा है वो 60/n है। तो टोटल फ्लक्स को आप यूनिट टाइम से डिवाइड कीजिएगा तो आपको ईएमएफ मिलेगा, वो हर एक कंडक्टर में इतना ही ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि सबके लिए फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही है, स्पीड सब कंडक्टर का उतना ही है एक सिस्टम में। अब यहां देखना है कि मुझे बताइए दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूं कि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, अगर मैं कहूं कि ये लैब कनेक्टेड है तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो? poles के बराबर होगा। पोल्स के बराबर होगा। के बराबर। और अगर ये वेव कनेक्टेड है तो इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा? 2 होगा constant 2। टू। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक न्यूमेरिकली ले रहा हूं वैल्यू। अगर मेरे पास 10 कंडक्टर हैं, जेड की वैल्यू कितनी है? 10। कंडक्टर कितने हैं? 10। और मैं कहूं कि ये वेव बाइंडिंग है या सीरीज बाइंडिंग है, तो टोटल पाथ कितने होंगे 20। वेव बाइंडिंग के? 20। 10 वेव बाइंडिंग में टोटल पाथ कितना होता है? 20 हो गए ना। पैरेलल पाथ 20। कितना होता है? पैरेलल में कितना नंबर ऑफ पोल? अच्छा 40। अरे यार तुम समझो ना मेरी बात। देखो वेव बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑलवेज कितना होता है ये बताओ, तो फिक्स कितना होता है? 2। अब दो पाथ में तुम्हारे पास कंडक्टर कितने हैं टोटल? 10। 10। तो दोनों पाथ में कितने कितने कंडक्टर लगेंगे? 5 5। 5 5। फिर 5 तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि वेव बाइंडिंग में जो हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है ब्रशेस के बीच में, ध्यान दो जरा इसको समझो। ब्रशेस के बीच में जो हमारे पास पैरेलल पाथ हैं वो एक पाथ और ये दूसरा पाथ, यही दो पाथ है अवेलेबल। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर पाथ तो दो ही है, अगर वेव कनेक्शन है, और कंडक्टर हमारे पास 10 है, तो टोटल दोनों पाथ में कितने कितने कंडक्टर लगे होंगे सीरीज में? 10/2 से divide करें, 5 5 कंडक्टर दोनों में, मानते हो ना? यहाँ पे 5 कंडक्टर लगा होगा सीरीज में और यहाँ भी 5 कंडक्टर लगा होगा सीरीज में। अगर इसी चीज को मैं कहूं कि ये
लैप कनेक्शन है, ये वेव कनेक्शन नहीं है, ये लैप कनेक्शन है, तो पैरेलल पाथ कितने होंगे? Z by P हो जाएंगे। पैरेलल पाथ पहले बताओ, एक एक स्टेप पे पैरेलल पाथ कितना? ई पैरेलल पाथ होंगे, ई पैरेलल पाथ। अच्छा, अब टोटल नंबर कंडक्टर अगर हमारे पास Z है, अब 10 छोड़ो, Z है, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे? Z by P। यस सर, ये बताना चाह रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि एक कंडक्टर में अगर जितना भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है, एक कंडक्टर में ये जो जनरेट हो रहा है, ये जो हमने निकाला था NP5/60, ये एक कंडक्टर का था ना? यस हाँ सर। सर। एक कंडक्टर का था ना? अच्छा, तो अगर मैं कहूं, सुनो अभी ध्यान देना जरा, इस चीज को समझना, दो पैरेलल पाथ है, मैं कहूं कि एक पैरेलल पाथ ये है और दूसरा पैरेलल पाथ ये है, अगर मैं ऐसा कहूं और बोलूं कि भाई देखो इस पैरेलल पाथ में, जैसे पहले वाला ही एग्जांपल ले लेता हूं, पहले वाला डायग्राम ज्यादा अच्छा बना हुआ है। ये अगर इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A की वैल्यू 2 है, तो कौन सा वाइंडिंग है? सबसे पहले तो बता दो वाइंडिंग कौन सा है? ये सीरीज वाइंडिंग। अगर ये सीरीज वाइंडिंग है और इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इसमें 10 थे, तो दोनों पाथ में कितने कितने कंडक्टर होंगे? 5। तो मुझे बताओ कि अगर एक कंडक्टर में NP5/60 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ इसमें कितना प्रोड्यूस होगा? into 5 2NP5/60। तो मैं यही जान रहा हूं कि NP5/60 में 5 से गुना करोगे कि 10 से गुना करोगे? सर 5 से नहीं करोगे ना, क्योंकि जितना एक लाइन में जितना ईएमएफ, एक पाथ में जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतना ही सारे में ही प्रोड्यूस होगा। यस सर। करोगे तो 5 से, 10 से तो नहीं करोगे, मैं यही बताना चाह रहा था, 5 से ही करोगे ना। तो इसका मतलब है अगर पर कंडक्टर इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और ईएमएफ डेवलप्ड इन ईच पैरेलल पाथ, हर एक पैरेलल पाथ में ईएमएफ कितना डेवलप होगा? तो अगर एक कंडक्टर में इतना ईएमएफ डेवलप हो रहा है, NP5/60 डेवलप हो रहा है, तो हर एक पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितना होता है? अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है और Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, अगर A जो है चाहे वो A की वैल्यू 2 होगी वेव के लिए और A की वैल्यू 3 होगी लैप वाइंडिंग के लिए, तो A अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है और Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितना होगा? Z है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर हर एक पैरेलल पाथ में कितने कितने कंडक्टर होंगे? सीरीज Z/A होंगे। अब वो डिपेंड करता है, अगर वो लैप बाइंडिंग है तो A P के बराबर होगी और वेव बाइंडिंग है तो A 2 के बराबर होगा, यही ना होगा? क्यों? हाँ सर। यही होगा ना। मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो जनरल केस लेके चल रहा हूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो है हमारे पास वो Z है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A है, जो कि A लैप वाइंडिंग के लिए होता है P और वेव बाइंडिंग के लिए क्या होता है? 2। वेव बाइंडिंग के लिए क्या होता है? बात हम लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग बाद में देखेंगे, मैं तो सिंपली कर रहा हूं कि Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और एक A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर? Z/A। और अगर एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है NP5/60, तो Z/A कंडक्टर में कितना प्रोड्यूस होगा? हर एक पैरेलल पाथ में कितना प्रोड्यूस होगा? NP5/60 मल्टीप्लाइड बाय Z है, यही होगा ना, यही ईएमएफ होगा ना। अब डिपेंड करता है कि लैप बाइंडिंग के लिए A को हम P से रिप्लेस कर देंगे और वेव बाइंडिंग के लिए A को 2 से रिप्लेस कर देंगे, यही होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो होती है NP5Z/60। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज करेंगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है NP5Z/60। यहाँ A जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, जो कि A की वैल्यू अगर वो सीरीज वाइंडिंग है तो 2 होगी, अगर वेव वाइंडिंग है तो P के बराबर होगी। P जो है वो नंबर ऑफ पोल्स है, N जो है आरपीएम स्पीड है कि किस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है उसका रोटर, फाई जो है फ्लक्स पर पोल है, Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। मैं एकदम एक झटके में बहुत तेजी से इसको रिपीट कर देता हूं, आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा मुझे लग रहा है।
उसमें ज्यादा इन डेप्थ मुझे जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे उसको एक झटके में। तो मैं उस चीज को रिपीट कर देता हूँ फटाफट। डिराइव करना हमें ईएमएफ इक्वेशन, सिंपल सा बात है। ईएमएफ इक्वेशन चाहे वो जनरेटर के केस में मेन ईएमएफ हो या मोटर के केस में बैक ईएमएफ हो, एक ही बात है। ईएमएफ का नेचर वही होता है। जनरेटर में क्या करना पड़ता है आपको, प्राइम मूवर से उसको रोटेट कराते हैं, रोटेशन के कारण उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मोटर में सिंपली क्या होता है कि वही रोटेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देके आप प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है और टॉर्क के कारण रोटेशन होता है, रोटेशन से फिर ईएमएफ मिलता है, तो उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो जनरेटर के केस में मेन ईएमएफ या मोटर के केस में बैक ईएमएफ, इक्वेशन वही रहेगा, नेचर उसका एक ही होता है उन दोनों ईएमएफ का, इसलिए इक्वेशन वही रहेगा। पैरामीटर्स हम लेते हैं कि हम पी ले लेते हैं नंबर ऑफ पोल, 5 ले लेते हैं कि हर एक पोल जो है 5 फ्लक्स जनरेट कर रहा है, जेड ले लेते हैं कि भैया टोटल कितने कंडक्टर हमारे पास हैं जिनको हम स्लॉट्स में डालते हैं। यहाँ वाला ये केस है, जेड वाला केस ये है कि टोटल कितने कंडक्टर्स हमारे पास हैं जिससे हमने कॉइल बनाया और कॉइल को मिला के वाइंडिंग बनाया, ऐसे कितने कंडक्टर्स हैं हमारे पास, तो वो हो गया जेड हमारा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। अच्छा आगे चलते हैं। एन हो गया स्पीड ऑफ आरपीएम, ये हमारा कॉइल किस स्पीड से रोटेट कर रहा है। जनरेटर के केस में प्राइम मूवर रोटेट करा रहा होगा, मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के कारण जो टॉर्क लग रहा होगा उसके कारण रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होगी, तो किस रफ्तार से वो रोटेट कर रहा है। ये है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जो कि 2 होता है वेव या सीरीज वाइंडिंग के लिए और पी होता है पैरेलल या लैप वाइंडिंग के लिए। सिंपली अब हमें निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स को अगर हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, तो फ्लक्स अपॉन टाइम अगर कीजिएगा तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा, क्योंकि ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रफ्तार से बदलता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम निकालेंगे तो फ्लक्स को आपको टाइम से सिंपली डिवाइड करना है। तो टोटल फ्लक्स अगर हमारे पास पी पोल है और हर पोल 5 फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है, P5 हमारे पास फ्लक्स है। अच्छा, हमने रोटेशन स्पीड लिया है 60 आरपीएम। 60 आरपीएम का मतलब है 60 रोटेशन पर मिनट। तो इसका मतलब है कि अगर हमने 60 सेकेंड में एक रोटेशन कंप्लीट किया है, 60 सेकेंड में अगर n रोटेशन कंप्लीट किया है हमने, तो 1 सेकेंड में हमारा जो रोटेशन हो जाएगा वो n/60 हो जाएगा। तो ये तो रोटेशन के टर्म में। अगर हम इसको टाइम के टर्म में लेना चाहें तो अगर हमने n रोटेशन जो है वो 60 सेकेंड में कंप्लीट किया है, तो एक रोटेशन हमारा कितने सेकेंड में हो जाएगा, 60/n सेकेंड में हो जाएगा एक रोटेशन। तो सिंपली आप एक रोटेशन में जो लगा हुआ टाइम है उसको आप फ्लक्स को उस टाइम से 60/n टाइम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ईएमएफ। फ्लक्स को आप अगर टाइम से डिवाइड करते हैं आपको मिल गया। अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो तो जितने कंडक्टर होंगे सब में उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सब उसी रफ्तार से घूम रहा है और उतने ही फ्लक्स को कट कर रहा है, तो हर एक कंडक्टर में इतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो अब हमें देखना है कि अगर हमारे जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है और पैरेलल पाथ ए है, तो इसका मतलब है कि Z/A कंडक्टर हर एक पैरेलल पाथ में इम्बेड होगा, हर एक पैरेलल पाथ में लगेगा। अगर हमारे पास पैरेलल पाथ की संख्या A है और Z है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर, तो Z/A कंडक्टर हर एक पाथ। तो एक कंडक्टर में अगर जो इंड्यूस हो रहा है वो Np5/60 हो रहा है, तो हर एक पाथ में कितना प्रोड्यूस होगा, ये हर एक पाथ में कितने कंडक्टर लगे हैं, तो Z/A कंडक्टर। एक कंडक्टर में अगर Np5/60 प्रोड्यूस हो रहा है तो Z/A कंडक्टर में कितना प्रोड्यूस होगा, तो Np5/60 मल्टीप्लाइड बाई Z/A, ये हर एक पाथ का ईएमएफ हो गया। तो पैरेलल में आपको मालूम ही है कि एक पाथ में जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वही सब पाथ में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वोल्टेज तो उतना ही होगा। तो ये जो वोल्टेज निकल के आ गया Np5/60, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह इसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब ज्यादा नहीं, तो यही पे मैं लीव करता हूँ, हो गया मेरा काम, जो बताना था मैंने बता दिया। अब आगे मैं मोटर का एक टॉर्क इक्वेशन चाहिए, मोटर में जो टॉर्क लगता है उसका इक्वेशन क्या है वो मैं डिस्कस कर लूंगा, कल डिस्कस कर लूंगा। और मैं दिखाऊंगा जैसे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बनाया था, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी, उसी तरीके से मोटर को और जनरेटर को भी मैं मैथमेटिकली मॉडल करूंगा। मोटर को भी मैं रेसिस्टर से दिखाऊंगा, वोल्टेज से दिखाऊंगा, जनरेटर को भी मैं दिखाऊंगा रेसिस्टर से, वोल्टेज से। मतलब जैसे मैंने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस बनाया, कोर को दिखाया एक रेसिस्टर से, एक इंडक्टर से, जहां पे उसमें हिस्टैरिसीस से भी करंट लॉस हो रहा था उसके लिए रेसिस्टर लिया, जहां पे उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्ड हो रहा था उसके लिए इंडक्टर लिया। तो जैसे पूरे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट मैंने डेवलप किया था, उसी तरीके से मैं मोटर और जनरेटर का भी करूंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये कल करेंगे, ठीक है? लीव करें अभी?
सर मैं अपना डाउट जी पूछूं? सर हाँ तुम पूछ लो, बोलो। आगे जाना जा सकते हैं सर। हाँ ठीक है। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे आपने सिंगल लोड ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, हाँ ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, नहीं क्या बोलते हैं, जनरेटर, और फिर आपने थ्री फेज भी पढ़ाया, लोड और जनरेटर, है ना, तो 2 फेज नहीं हो सकता सर? 2 फेज हो सकता है, 2 फेज हो सकता है, तो बिल्कुल हो कैसे सर, सकता है। कितने नंबर ऑफ फेजेस तो वो बना? सिलेबस तो नहीं है फेज सर। में 2 फेज में दो फेजेज को एक दूसरे के 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे डाल दीजिए, 2 फेज हो जाएगा। लेकिन जब आप मशीन में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि वाई 3 फेज, ये जो 3 फेज हम रख रहे हैं मशीन में, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, इसको 2 फेज क्यों नहीं रखा है, इसका सबसे बड़ा एक कारण है, वैसे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, अभी मैं उस चीज में डिटेल में नहीं जाऊंगा। 3 फेज का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि 3 फेज जो होता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो मशीन का सबसे बड़ा मतलब बैकबोन है। इसके बिना मशीन काम नहीं कर सकता, जो 2 फेज नहीं कर सकता या सिंगल फेज नहीं कर सकता, ये 3 फेज ही कर सकता है। ये मैं बताऊंगा डेरिवेशन के थ्रू, हालांकि बहुत ऐसा डिटेल डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल है वो चीज, इतना समझना उसको डिफिकल्ट नहीं है। और उसका एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि 3 फेज जो है वो कैसे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो काम 2 फेज नहीं कर सकता, वो सिंगल फेज नहीं कर सकता, वो 3 फेज ही कर सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं 2 फेज को ऑबिएट किया गया। ये सबसे बड़ा कारण है। जी सर। ये मैं मशीन में जब आऊंगा, जब मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा, उसमें मुझे पहले यही पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो 3 फेज के पीछे का जो कारण है ना, वो सबसे अगर अहम कारण मैं बोलूं कि वाई ओनली 3 फेज, वाई नॉट 5 फेज, वाई नॉट 6 फेज, वाई नॉट 2 फेज, तो सबसे बड़ा कारण है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो सबसे प्राइम फैक्टर है, उसके बिना काम ही नहीं होगा मशीन का। तो जब मैं मशीन में आऊंगा, रोटेटिंग मशीन में, मतलब रोटेटिंग मशीन का मतलब एसी मशीन में, सिंक्रोनस मशीन, तब मैं पहले इसी को डिस्कस करूंगा कि वो सारा खेल जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा उसके बिना, मशीन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, वो डिस्कस करूंगा, वो तो करना ही है मुझे, वो जी आप सर। नहीं भी पूछते तब भी मुझे करना था, करना ठीक ही पड़ेगा, उसके बिना मशीन होगी ही नहीं। ठीक है, चलें लीव करें। सर जी सर, सर थैंक यू। सर हमारा टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा ना?